हेलो टू ऑल। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल करंट अफेयर्स एंड जीके ट्रिक्स में। तो आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं हमारे एसएससी और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें पहला टॉपिक हमने इमरजेंसी किया इंडियन पॉलिटी का, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम करेंगे इमरजेंसी पार्ट 2। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको नेशनल इमरजेंसी डेट इज़ आर्टिकल 352 जो मेंशन्ड है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में बहुत अच्छे विस्तार से समझा दिया है। ठीक है, आप चाहें तो उस लेक्चर को देखें और फिर इस लेक्चर पे आएँ, ठीक है, ताकि बेहतर तरीके से आपको इमरजेंसी प्रोविज़न समझ में आ जाएंगे। आर्टिकल 352 डील कर रहा था नेशनल इमरजेंसी से। नेशनल इमरजेंसी थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी जिन डिक्लेयर होती है जब नेशनल इमरजेंसी, तो जिन चीज़ों पे वो डिक्लेयर हो सकती है, जो प्रोविजंस हैं डिक्लेयर करने के नेशनल इमरजेंसी के, वो हैं वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन पहले वर्ड नहीं था, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से जोड़ा गया था, और पहले जो वर्ड था वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, अब जो ये तीन बेसिस हैं, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, इन तीनों में से अगर कोई भी स्थिति देश में उत्पन्न होती है तो वहाँ पे जो है नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 लागू हो जाती है, डैट इज़ डिक्लेयर हो जाती है। डिक्लेयर कौन करता है? प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं। प्रेसिडेंट की पर्सनल सेटिस्फेक्शन है या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस है? तो यहाँ पे ये आंसर होगा कि प्रेसिडेंट की पर्सनल सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। ये जो डिक्लेयर करते हैं प्रेसिडेंट, वो एड एंड एडवाइस पे करते हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। ठीक है, दूसरी बात, अब यहाँ पे ये है कि एक बार डिक्लेरेशन हो गई नेशनल इमरजेंसी की अंडर आर्टिकल 352, तो पार्लियामेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर आपको 1 महीने बाद उसे एक्सटेंड करना है। तो पहले डिक्लेयर हुआ तो वो 1 महीने तक के लिए जो है ऑपरेशन में रहेगी नेशनल इमरजेंसी। अगर 1 मंथ के बाद एक्सटेंड करना है तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल लेना पड़ेगा। पार्लियामेंट अप्रूवल लिया जाता है दोनों हाउसेस से, लोकसभा से अलग, राज्यसभा से अलग, थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, उसके बाद 6 महीने तक वो एक्सटेंड हो जाएगी। फिर 6 महीने के बाद भी अगर एक्सटेंड करना है तो फिर से पार्लियामेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा, और ऐसे इनडेफिनेट टाइम के लिए आप हर 6 मंथ्स में एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर इस पे जुडिशरी पे इसका कोई फ़र्क पड़ता है? तो आंसर था नहीं, जुडिशरी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फंडामेंटल राइट्स पे नेशनल इमरजेंसी का फ़र्क पड़ता है? तो आंसर था हाँ, फ़र्क पड़ता है। कहाँ मेंशन्ड है? अंडर आर्टिकल 358। वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि आर्टिकल जो 19 है, जो कि डील करता है हमारे फ्रीडम राइट से, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और बाकी जो 4 राइट्स हैं उनसे वो डील करता है, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में जो फ्रीडम राइट्स हैं वो कौन कौन से राइट आ जाते हैं? तो पहला आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा आता है राइट टू असेंबल, ठीक है, विदाउट आर्म्स वगैरह, वो कंडीशंस उसमें अप्लाई हो जाती हैं, रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन लगता है। ठीक है, जो कि आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में मैंशनड है। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ठीक है, फिर होता है राइट टू रेजिडेंस, फिर है राइट टू ऑक्यूपेशन। ठीक है, ये चारों पांचों राइट्स जो है राइट टू फ्रीडम में, वो उसमें आ जाते हैं। ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं अंडर आर्टिकल 358। अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है डैट इज़ 359, वो ये बोलता है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, डैट इज़ राइट टू मूव टू कोर्ट। अगर किसी सिटीज़न के फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं तो कोर्ट तक जा सकता है, अंडर आर्टिकल 32 वो सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों जो आर्टिकल्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि फंडामेंटल राइट्स पर फ़र्क पड़ता है नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 का। ठीक है, ये जो था ये हमारा रिवीजन था। अच्छा, डिक्लेयर कब कब हुई थी इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी देश में? तो सबसे पहले डिक्लेयर हुई थी ड्यूरिंग इंडिया सीनो वॉर, डैट इज़ इंडिया चाइना वॉर। कब हुआ था ये हुआ था 1962 से 1967। ठीक है, फिर सेकेंड इमरजेंसी कब लगी थी? सेकेंड इमरजेंसी लगी थी फ्रॉम 1971 टू 1977। 1971 से 75 लगी थी इंडिया बांग्लादेश वॉर के लिए। इंडिया और बांग्लादेश वॉर नहीं, इंडिया पाकिस्तान वॉर के लिए। बांग्लादेश एक्चुअली पाकिस्तान से अलग होकर उस टाइम बनाया गया था। ठीक है, तो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था 1971 में, तब ये इमरजेंसी लगी थी। पहले ईस्ट पाकिस्तान होता था, वेस्ट पाकिस्तान होता था, फिर बांग्लादेश को अलग कर दिया गया था इसी वॉर के बाद। 1975 में इंटरनल इमरजेंसी लगी थी। ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के बेसिस पे।
जब वो इमरजेंसी ख़त्म हुई 1977 में, तभी उस वैसी स्थिति कभी देश में दोबारा उत्पन्न ना हो, उस इमरजेंसी के कई प्रोविजंस को कर्टेल किया गया थ्रू 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 इसलिए ही बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ताकि जो इमरजेंसी लगी थी 1975 में ऐसा दोबारा ना हो सके। 2-3 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इसमें ये थे कि रिटन एडवाइस ऑफ कैबिनेट ज़रूरी है इमरजेंसी डिक्लेयर करने से पहले। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की बात से नहीं होगा कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया और आप जो है नेशनल इमरजेंसी देश में प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि मैडम इंदिरा गांधी ने, फ़खरुद्दीन अली अहमद उस टाइम प्रेसिडेंट थे, सिर्फ उनको बोल दिया था और ऐसा हो गया था। तो उसके बाद से ऐसा किया गया कि रिटन एडवाइस ज़रूरी है। फिर पार्लियामेंट्री अप्रूवल पहले 2 महीने में लेना होता था थ्रू सिंपल मेजोरिटी, उससे कर्टेल किया गया, 1 महीने के अंदर किया गया थ्रू स्पेशल मेजोरिटी, और ऐसे कई तरीके के 3-4 अमेंडमेंट्स उसमें किए गए। ठीक है, अब आज हम डील करेंगे प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी से। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट रूल है, अंडर आर्टिकल 356, वो किस बेसिस पे लगता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि अगर फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट हो जाए, ठीक है, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि इफ द स्टेट इज नो लॉन्गर बीइंग गवर्न अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन प्रेसिडेंट्स रूल कैन गेट इम्पोज इन दैट स्टेट। फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट लीड्स टू इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट। अब अंडर आर्टिकल 356 अगर प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में लगता है या देश के किसी भी पार्ट में लगता है, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ ये होती है कि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो डिसमिस कर दिए जाते हैं। ठीक है, वो डिसमिस कर दिए जाते हैं। दूसरी चीज़ इसमें ये होती है, अगर प्रेसिडेंट्स रूल लगता है अंडर आर्टिकल 356, तो जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो या तो सस्पेंड हो जाती है, ठीक है, या फिर डिसॉल्व हो जाती है। अब जब किसी स्टेट में फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो जाती है और प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, तो दोनों चीज़ मैंने आपको बता दी कि वहाँ की जो विधानसभा है वो भंग हो सकती है। दूसरी बात कि वहाँ के जो मंत्री परिषद है और मुख्यमंत्री हैं उनको डिसमिस कर दिया जाता है। अब होता क्या है कि प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 कब लगता है ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन लगता कैसे है? तो या तो जो गवर्नर हैं उस स्टेट के वो एक रिपोर्ट दें कि हाँ भाई अब ये स्टेट है, पर्टिकुलर स्टेट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मशीनरी है उस स्टेट की, वो प्रोविजंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर पा रही है। ठीक है, तब वो गवर्नर की रिपोर्ट के हिसाब से प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर हो जाता है, या फिर प्रेसिडेंट खुद की मर्जी से भी, खुद के सेटिस्फैक्शन के हिसाब से भी वो प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा सकते हैं। जैसे प्रेसिडेंट को लगे कि हाँ अब स्टेट जो है वो ढंग से वर्क नहीं कर पा रहा है अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो बिना गवर्नर की एडवाइस के, बिना चीफ मिनिस्टर के एडवाइस से या फिर किसी दूसरे के एडवाइस से, उनको अगर लगे कि हाँ प्रेसिडेंट रूल लगाना यहाँ पे ज़रूरी है तो वो लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये है कि प्रेसिडेंट अज्यूम्स टू हिमसेल्फ ऑल द पावर्स ऑफ द स्टेट्स, दैट पर्टिकुलर स्टेट, जिसमें एग्जीक्यूटिव पावर्स आती है मेनली। ठीक है, ऐसा हो जाता है। अब अगर प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में लगता है अंडर आर्टिकल 356, तो जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं स्टेट की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसमिस कर दिया गया, तो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं जो स्टेट की वो प्रेसिडेंट खुद अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि प्रेसिडेंट की पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं है, ये एड एंड एडवाइस से काम करते हैं, किसकी? प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। ठीक है, तो अगर जो है प्रेसिडेंट रूल जब लगता है
तो जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो प्रेसिडेंट के पास चली जाती हैं स्टेट की, और जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जो विधानसभा है स्टेट की, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो भी या तो सस्पेंड हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। तो जो लेजिस्लेटिव पावर्स है ना स्टेट उसकी स्टेट की, वो किसके पास चली जाती हैं? वो चली जाती हैं पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट अज्यूम कर लेता है वो पावर्स, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स तो प्रेसिडेंट के पास चली गई, और जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं स्टेट की वो पार्लियामेंट के पास चली गई। अब इसमें यह है कि जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नर के थ्रू उन एग्जीक्यूटिव पावर्स को जो है इम्पोज कर सकते हैं, ठीक है। गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट गवर्न द स्टेट, ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। अब क्या जुडिशरी पर प्रेसिडेंट रूल का फ़र्क पड़ता है? तो आंसर इज़ नो, जुडिशरी पर प्रेसिडेंट रूल का फ़र्क नहीं पड़ता। क्या फंडामेंटल राइट्स पर प्रेसिडेंट रूल का फ़र्क पड़ता है? तो आंसर इज़ नो, फंडामेंटल राइट्स का प्रेसिडेंट रूल पे फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब नेशनल इमरजेंसी हम लोग देख रहे थे तो आर्टिकल 358 और 359 में फंडामेंटल राइट्स पर फ़र्क पड़ रहा था। आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली डिसमिस हो रहा था, और आर्टिकल 359 जो है आर्टिकल 332 को सस्पेंड कर रहा था, ठीक है। ये आप देख लेना इसमें। अब जब प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 डिक्लेयर हुआ, प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया, ठीक है, तब 2 मंथ्स के लिए ये ऑपरेशन में आ जाता है। अगर आपको बियॉन्ड 2 मंथ्स और प्रेसिडेंट रूल अब आपको एक्सटेंड करना है तो पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। पार्लियामेंट का अप्रूवल कितने में टाइम में चाहिए? विद इन 2 मंथ्स। जब हम नेशनल इमरजेंसी पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि विद इन 1 मंथ पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, वो भी थ्रू स्पेशल मेजोरिटी। बट यहाँ पे विद इन 2 मंथ्स पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, वो भी सिर्फ सिंपल मेजोरिटी के साथ, ठीक है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि प्रेसिडेंट रूल में जब प्रेसिडेंट साहब प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर देते हैं अंडर आर्टिकल 356 तो वो 2 मंथ्स के लिए लागू हो जाता है। बियॉन्ड 2 मंथ्स अगर एक्सटेंड करना है तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, लोकसभा से अलग, राज्यसभा से अलग, विद इन 2 मंथ्स, और कैसे? सिंपल मेजोरिटी से। यहाँ पर स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए, ठीक है। अब अगर पार्लियामेंट अप्रूव कर देता है, ठीक है, तो ये कितने टाइम तक लागू हो जाता है? 6 मंथ्स तक ये एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है, एट अ टाइम। अगर आपको फिर एक्सटेंड करना है तो फिर से विद इन 6 मंथ्स पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ऐसे करते करते इसकी मैक्सिमम जो लिमिट है प्रेसिडेंट रूल की वो कितनी है? वो 3 ईयर्स है। 3 ईयर्स के बियॉन्ड ये नहीं लग सकता है। नेशनल इमरजेंसी में अंडर आर्टिकल 352 मैंने आपको क्या बताया था कि हर 6 महीने में पार्लियामेंट अप्रूवल के साथ ये इनडेफिनेट टाइम के लिए लग जाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट रूल में ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति शासन में ऐसा नहीं है। अंडर आर्टिकल 356 ये मैक्सिमम 3 साल के लिए लग सकता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड जो मोटी मोटी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक लैंडमार्क केस हुआ था इसमें रिलेटेड टू प्रेसिडेंट रूल, दैट इज SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इस केस में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, वैसे तो कई गाइडलाइंस दी थी बट एक जो बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है वो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है। उसमें ये बोला था कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उस स्टेट की सस्पेंड या डिसॉल्व हो जाती है ना। तो SI बोम्मई केस में ये बोला गया था, SR बोम्मई केस में, कि जब डिक्लेयर होता है प्रेसिडेंट रूल तब सिर्फ आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड करें, डिसॉल्व ना करें, और जब पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिल जाए तो उसके बाद डिसॉल्व किया जाए, ठीक है। जब सिर्फ डिक्लेरेशन हो तब सिर्फ सस्पेंड किया जाए, और जब पार्लियामेंट्री अप्रूवल मिल जाता है उस चीज़ को तो फिर आप डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। बाकी SR बोम्मई केस ने प्रेसिडेंट रूल को जुडिशियल रिव्यू के दायरे में ला दिया था, ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी की।
जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील करता है अंडर आर्टिकल 360। मैंने आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी इसको याद करने की कि आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी है, ठीक है, उसमें +4 कर दीजिए, 356 आ जाएगा, डैट इज़ प्रेसिडेंट्स रूल। उसमें +4 कर दीजिए, आर्टिकल 360 आ जाएगा, डैट इज़ फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर इंडिया के जो मनी है उसको किसी तरह का क्रेडिट थ्रेट है, ठीक है, क्रेडिट थ्रेट है अगर इंडियन मनी को, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया कि प्रेसिडेंट ही फाइनेंशियल इमरजेंसी भी डिक्लेयर करेंगे इफ देयर इज क्रेडिट थ्रेट टू द मनी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहां पर भी क्या होता है कि एक बार डिक्लेयर कर दिया तो 2 मंथ्स के लिए ये ऑपरेशन में आ जाता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। जब ये 2 महीने के लिए ऑपरेशन में आ गया है तो अगर इसे बियॉन्ड 2 मंथ्स एक्सटेंड करना है तो पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। अगर एक बार पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दिया फाइनेंशियल इमरजेंसी का तो ये इनडेफिनेट टाइम के लिए एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो प्रोविज़न था ना कि हर 6 महीने में पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, वो हट गया है, जो कि नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल में चाहिए। अब वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक बार अप्रूव किया पार्लियामेंट ने तो इंडेफिनेट टाइम के लिए ये लागू हो जाता है। इसे हटाया कैसे जा सकता है? तो रिवोक ऐसे हो सकता है, कभी भी रिवोक किया जा सकता है, रिवोक बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय सिंपल डिक्लेरेशन। जब प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देंगे तो फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 कभी भी रिवोक हो सकती है बाय डिक्लेरेशन, ठीक है। और वो डिक्लेरेशन कौन करेंगे? क्या? प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। यहाँ पे कोई पार्लियामेंट की अप्रूवल की और वो सब की ज़रूरत नहीं है इसको रिवोक करने के लिए, सिंपल रिवोकेशन है बाय प्रेसिडेंट्स डिक्लेरेशन। अब ये बात क्लियर हो गई कि भाई क्रेडिट थ्रेट हो जाए तो ये लागू हो जाएगा। डिक्लेयर कौन करेगा? प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे। रिवोक कौन करेगा? प्रेसिडेंट रिवोक करेंगे। डिक्लेयर होने के बाद कितने टाइम के लिए आ जाता है? 2 मंथ्स। अगर एक्सटेंड करना है तो पार्लियामेंट अप्रूवल चाहिए, अप्रूवल के बाद इंडेफिनेट टाइम के लिए हो जाएगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स पर इसका क्या असर पड़ता है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का फंडामेंटल राइट्स पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। जुडिशरी पर इसका क्या असर पड़ता है? तो जुडिशरी पर इसका असर पड़ता है। नेशनल इमरजेंसी की वजह से जुडिशरी पर असर पड़ता है? नहीं। प्रेसिडेंट रूल की वजह से जुडिशरी पर असर पड़ता है? नहीं। क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी की वजह से अंडर आर्टिकल 360 जुडिशरी पर असर पड़ता है? हाँ। कैसे पड़ता है? ऐसे पड़ता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम सबकी सैलरी, ऑलमोस्ट सबकी सैलरी कट हो जाती है, ठीक है। चाहे वो सेंटर के लोग हों, चाहे वो स्टेट के लोग हों, चाहे वो जुडिशरी के लोग हों, सबकी सैलरी में कटौती कर दी जाती है। अब जुडिशरी में कौन से लोग? तो हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी भी यहाँ कट हो सकती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी है जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी में कटौती की जा सकती है, या फिर जुडिशरी पर जिस इमरजेंसी का असर पड़ता है वो कौन सी है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव है स्टेट की, डैट इज सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो डिसमिस होंगे? तो वो डिसमिस नहीं होंगे, वो डिसमिस नहीं होंगे। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व या सस्पेंड होगी? तो वो डिसॉल्व नहीं होगी। तो फिर क्या होगा? ये होगा कि सेंटर जो है डायरेक्शंस देगा स्टेट को, और वो डायरेक्शन स्टेट को माननी पड़ेगी, ठीक है। तो सेंटर ये बोलता है कि देखो भाई, इंडिया के क्रेडिट थ्रेट को जो है, इंडिया के क्रेडिट को थ्रेट है, ठीक है।
तो संभल के अपन को खर्चा करना है। तो फाइनेंशियल प्रोपेरिटी के डायरेक्शंस दिए जा सकते हैं बाय स्टेट टू द सेंटर्स, जिसमें ऐसे बोला जा सकता है कि फॉर एग्जांपल जैसे गाड़ियों का काफिला जाता है, जब कोई वीआईपी मूवमेंट होती है तो बहुत सारी गाड़ियां जाती हैं एक साथ, तो कुछ गाड़ियां कम कर दो, ठीक है। जैसे सैलरीज में कटौती कर दो, कुछ योजनाओं में कटौती कर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर फिलहाल के लिए इतना डेवलपमेंट मत करो, ठीक है, रोक दो। तो इस तरह की डायरेक्शन जो है सेंटर स्टेट को दे सकता है, और स्टेट को वो डायरेक्शंस जो हैं वो माननी पड़ेंगी, ठीक है। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी में होता है। अब तक कितनी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज हो गई है? तो अब तक 0 बार, एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है हमारे देश में लागू नहीं की गई है, ठीक है। अभी तक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। एक बार कंपेयर कर लें तीनों को। तो हम देखेंगे कि डिक्लेयर कौन करता है? प्रेसिडेंट। फंडामेंटल राइट्स पर फर्क पड़ता है? यस, नो, नो। जुडिशरी पर फर्क पड़ता है? नो, नो, यस। सैलरीज कट हो जाती हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो सीएम है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसॉल्व नहीं होती है। यहाँ पे डिसॉल्व होती हैं, यहाँ पे डिसॉल्व नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपको एक आइडिया, एक समराइज वे में आइडिया दे दिया है तीनों का, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो प्रेसिडेंट्स रूल इन इंडिया, प्रेसिडेंट रूल रेफर्स टू द सस्पेंशन ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट and the imposition of direct rule by the union government in a state. It is also called state emergency, constitutional emergency. State emergency कई लोग वर्ड यूज़ करते हैं, बट ये मेरे ख्याल से सही वर्ड नहीं है। करेक्ट वर्ड इसमें प्रेसिडेंट्स रूल ही है अंडर आर्टिकल 356. दिस प्रोविजन इज मेनली बेस्ड ऑन आर्टिकल 356. It is one of the emergency provisions contained in part 18th of the Indian Constitution. इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ अ स्टेट फेल्स। मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है लाइन एज इट इज। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब इस सिचुएशन में क्या हो सकता है? द इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट मे बी डिसमिस, ठीक है। द गवर्नर एडमिनिस्टर्स द स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। मैंने आपको बताया एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट पे चल जाएंगी और गवर्नर जो है उनके थ्रू रूल करेंगे। पार्लियामेंट अज्यूम्स द पावर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेटिव पावर्स जो है पार्लियामेंट अज्यूम कर लेगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। अब इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं, वो आप ध्यान से देखना। आर्टिकल 355 सेज ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स, ठीक है। इसी आर्टिकल में कि भाई अगर कोई भी थ्रेट आता है इंडिया को एक्सटर्नली और इंटरनली, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स। तो वही आर्टिकल एक रास्ता देता है यूनियन को प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए, ठीक है। आर्टिकल 356 फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट्स, जो कि फिर प्रेसिडेंट रूल लागू करवा देता है। आर्टिकल 357 एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है। एंड आर्टिकल 365 फेलियर टू कंप्लाई विद यूनियन डायरेक्शंस। अंडर आर्टिकल 365 क्या होता है ना कि ज़रूरी नहीं है कि स्टेट की मशीनरी फेल हो। अगर सेंटर कोई स्टेट को इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस देता है, ठीक है, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, और कोई भी दूसरी फॉरेन ट्रीटी को जो है फॉरेन ट्रीटी को लागू करने के लिए, इम्पोज करने के लिए कोई डायरेक्शंस देता है सेंटर स्टेट को, और स्टेट वो डायरेक्शंस नहीं मानता है, तो भी अंडर आर्टिकल 365 आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, ठीक है। थ्रू आर्टिकल 365 356 आर्टिकल जो है वो इम्पोज हो सकता है। अब आर्टिकल 355 क्या बोलता है?
आर्टिकल 355 ये बोलता है कि यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंश्योर दैट स्टेट गवर्नमेंट्स फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये दोनों प्रोविजन देखने के बाद हम किस कंक्लूजन में पहुंचते हैं? दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स द फाउंडेशन ऑफ इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, इट इज द ड्यूटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। कोई भी वॉर होता है, कोई भी इंडियन जो सोवरेनिटी को खतरा होता है, थ्रेट होता है, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स, वो स्टेट्स की रक्षा करे, ये जो है केंद्र का कर्तव्य है। दूसरी बात, इंश्योर दैट स्टेट गवर्नमेंट्स फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे उसे लगता है कि अगर एक भी किसी भी स्टेट में दिक्कत हो रही है, वो उसकी जो मशीनरी है वो फेल हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, तो यूनियन इंटरफेयर कर सकता है। तो मैंने क्या बताया था? दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स अ फाउंडेशन ऑफ इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, आर्टिकल 356 देख लेते हैं। अंडर दिस आर्टिकल द प्रेसिडेंट कैन इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल इफ, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, ये ध्यान से सुनिएगा। द गवर्नर रिपोर्ट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट हैज फेल्ड। आइदर गवर्नर रिपोर्ट करते या फिर द प्रेसिडेंट इज अदरवाइज सेटिस्फाइड दैट द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली। तो अभी मैंने आपको बताया समझाते वक्त कि या तो गवर्नर रिपोर्ट दे दे कि ये जो है फेलियर हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का स्टेट में, या फिर प्रेसिडेंट को लगे बिना किसी से पूछे तो भी वो प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान देना इसमें। अब ग्राउंड्स क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड एन एग्जैक्ट लिस्ट, ऐसी कोई लिस्ट नहीं है, बट कॉमन ग्राउंड्स क्या क्या मान सकते हैं हम इसमें वो देख लीजिए। नो मेजॉरिटी इन द असेंबली व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, हंग असेंबली सिचुएशन। इलेक्शन के बाद कोई भी पार्टी मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाई है विधानसभा में, कोलिशन गवर्नमेंट भी नहीं फॉर्म हो पा रही है, तो हंग असेंबली हो गई है। ठीक है, हंग असेंबली के टाइम पे प्रेसिडेंट रूल रख सकता है, क्योंकि कोई भी पार्टी अगर मेजॉरिटी बहुमत साबित नहीं कर पाई है विधानसभा में, तो जो है कोई भी लीडर जो अपना दावा पेश नहीं कर पाएगा गवर्नर साहब को मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो अगर कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा ही नहीं तो फिर स्टेट मशीनरी वहाँ पे फेल हो जाएगी, तो प्रेसिडेंट रूल अपने आप लग जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, लॉस ऑफ मेजॉरिटी। चीफ मिनिस्टर लूजेज मेजॉरिटी एंड रिफ्यूजेस टू रिजाइन। चीफ मिनिस्टर जो है उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया है विधानसभा में, और जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो पास हो गया है। ठीक है, मेजॉरिटी साबित नहीं हुई है उस पार्टी की, तो अपने आप सरकार वहाँ गिर जाती है। और जब सरकार गिर जाती है लेकिन फिर भी चीफ मिनिस्टर रिजाइन करने से मना कर देते हैं, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, सीरियस वायलेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। कोई हिंसक जो है प्रदर्शन हो जाए या बड़े लेवल की हिंसा हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मणिपुर में हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था, तो ऐसे सिचुएशन में प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। ठीक है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है प्रेसिडेंट रूल लगाने का। दूसरा, चौथा, फेलियर टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शंस। ये मैंने आपको अभी बताया अंडर आर्टिकल 365 क्या बोलता है ये? इफ अ स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद यूनियन डायरेक्शंस, प्रेसिडेंट्स रूल में बी इम्पोज्ड। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करते हैं। इनकी पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं है ये। प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यूजुअली द गवर्नर सेंड्स अ रिपोर्ट रिकमेंडिंग इट। ठीक है, इम्पोजिशन के लिए प्रोसीजर क्या है? तो पहले गवर्नर रिपोर्ट देंगे, द गवर्नर इन्फॉर्म्स द प्रेसिडेंट दैट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हैज फेल्ड। प्रेसिडेंट उसका प्रोक्लेमेशन करेंगे, द प्रेसिडेंट इशूज अ प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356, फिर पार्लियामेंट्री अप्रूवल होता है। द प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय लोकसभा से अलग, राज्यसभा से अलग, विद इन 2 months। ठीक है, विद इन 2 months। इफ नॉट अप्रूव्ड इट लैप्सेस। और यहां पे सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का क्या मतलब हुआ? सिंपल मेजॉरिटी का मतलब हुआ कि मोर देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग।
उस समय जितने मेंबर्स मौजूद हैं उस पर्टिकुलर हाउस में, दैट इज़ लोकसभा में या राज्यसभा में, उसमें से 50% जो है वोट कर दें, ठीक है, प्रेसिडेंट वोटिंग, तो वो पास हो जाएगा। ये सिंपल मेजोरिटी होगी, ठीक है। ड्यूरेशन क्या है प्रेसिडेंट रूल का? इनिशियली वैलिड फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। इट कैन बी एक्सटेंडेड एवरी 6 मंथ्स विथ पार्लियामेंट्री अप्रूवल। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 ईयर्स, बियॉन्ड 3 ईयर्स ये एक्सटेंड नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब एक इसमें इम्पॉर्टेंट, और ये क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ये देखिएगा जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। कंडीशंस फॉर एक्सटेंशन बियॉन्ड 1 ईयर, ठीक है। तो एक बार डिक्लेयर हुआ तो आपने पार्लियामेंट से अप्रूवल ले लिया 6 मंथ्स के लिए, फिर 6 मंथ्स बाद आपको वापस एक्सटेंड करना है, तो एक बार और आपने अप्रूवल ले लिया, करीब करीब 1 साल का अप्रूवल पूरा हो गया। अगर 1 साल के बियॉन्ड अब आपको वापस से उसको एक्सटेंड करना है तो कंडीशन देखिए, एक्सटेंशन बियॉन्ड 1 ईयर इज अलाउड ओनली इफ नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेटिंग इन द होल और पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो तब ये फिर प्रेसिडेंट रूल लागू हो सकता है कि नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 चल रही है किसी भी पार्ट में इंडिया के या पूरी इंडिया में, ठीक है। दूसरी कंडीशन, इलेक्शन कमीशन सर्टिफाइज डिफिकल्टी इन कंडक्टिंग इलेक्शंस। अगर इलेक्शन कमीशन ये बोलता है कि 1 साल प्रेसिडेंट रूल लागू होने के बाद भी उस जगह, उस स्टेट में नेक्स्ट इलेक्शंस कराने में दिक्कत आ रही है, नेक्स्ट इलेक्शंस नहीं हो पा रहे हैं, अभी भी स्टेट में किसी तरह की वायलेंस है या दिक्कत है, तो भी प्रेसिडेंट रूल को बियॉन्ड 1 ईयर एक्सटेंशन मिल सकता है, ठीक है। इन सेफगार्ड्स को, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें देखना, दीज सेफगार्ड्स वर स्ट्रेंथन बाय द 44th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1978, ठीक है। अब इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं प्रेसिडेंट रूल के? एग्जीक्यूटिव पे इफेक्ट मैंने आपको अभी बताया, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर डिसमिस्ड, गवर्नर रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन comes under union control. Effect on legislature, state legislative assembly may be dissolved, kept under suspension, animation. Parliament makes laws for the state. मतलब एग्जीक्यूटिव पावर्स गई प्रेसिडेंट के पास और जो लेजिस्लेटिव पावर्स है वो पार्लियामेंट ने अज्यूम कर ली। अब एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है उसको देखिएगा ध्यान से। आर्टिकल 357 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट कैन डेलीगेट लेजिस्लेटिव पावर्स टू द प्रेसिडेंट और अदर अथॉरिटीज, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर्स गई प्रेसिडेंट के पास, गवर्नर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं स्टेट का, जो भी प्रेसिडेंट डायरेक्शंस देंगे उनके हिसाब से। लेजिस्लेटिव पावर्स की जो हैं स्टेट की वो कहाँ गई? पार्लियामेंट के पास। अगर पार्लियामेंट चाहे अंडर आर्टिकल 357 तो अपनी लेजिस्लेटिव पावर्स पार्लियामेंट जो है प्रेसिडेंट को या किसी दूसरी अथॉरिटी को दे सकता, अगर वो चाहे तो, नहीं तो वो लेजिस्लेटिव पावर्स पार्लियामेंट के पास ही रहेंगी, ठीक है। जुडिशरी पे क्या इफेक्ट है? जुडिशरी कंटिन्यूज टू फंक्शन नॉर्मली, प्रेसिडेंट्स रूल डज नॉट सस्पेंड द जुडिशरी, ठीक है। अब इसमें यह है इंपॉर्टेंट कि कोर्ट्स कैन एग्जामिन वेदर प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनली या फिर अपने पर्सनल फायदे के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल जो है अंडर आर्टिकल 356 एक पॉलिटिकल वेपन की तरह हमारे देश में बहुत सालों तक यूज़ हुआ है। मोर देन 100 टाइम्स ये यूज़ हो चुका है, ठीक है, सिर्फ इसलिए ताकि पॉलिटिक्स में एक वेपन की तरह ये यूज़ किया गया है। फॉर एग्जांपल, सेंटर में किसी और की सरकार है, स्टेट में किसी और की आई, तो सेंटर ने वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। ऐसा कई बार हो चुका है। तो ये एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज़ ना हो तो इसमें जुडिशरी इंटरवीन कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू इसका हो सकता है। दिस बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द लैंडमार्क। ये प्रोविजन कब आया? SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जैसे ही क्वेश्चन कभी आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिखे कि ये जो SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है वो किससे रिलेटेड है, तो प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है, आर्टिकल 356। मतलब प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 SR बोम्मई,
ये याद कर लो आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब बन सकता है, बनता भी है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे याद करो, PRSR, PRSR, सिंपल सी बात है, आपको याद रह जाएगा, ठीक है। अब इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स, अनलाइक नेशनल असेंबली, ठीक है, अनलाइक नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स, citizens can still approach courts for enforcement of rights। तो यहाँ पे आर्टिकल 358 और 359 का कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने क्या क्या चेंजेस किए, क्या क्या सेफगार्ड्स इंपोज किए ताकि प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज ना हो सके। रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सटेंशन बियॉन्ड 1 ईयर, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, ठीक है। वो जो दो, एक तो इलेक्शन कमीशन वहाँ जो है वो इलेक्शंस करवाने में कामयाब ना हो पाए, और दूसरा जो है वो क्या देखा था हमने, दूसरा ये देखा था हमने कि नेशनल इमरजेंसी लगे एक पार्ट या पूरे पार्ट ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो इस केस में जो है ये रिस्ट्रिक्शन हो गया बियॉन्ड 1 ईयर, तभी वो लागू होगा, दोबारा चलेगा, ठीक है। दूसरा, ग्रेटर डेमोक्रेटिक प्रोटेक्शंस, दैट इज 2 months के बाद, पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बाद, सिंपल मेजोरिटी के बाद 6 months तक ही एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। उसके बियॉन्ड अगर एक्सटेंड करना है तो फिर से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये एक डेमोक्रेटिक प्रोटेक्शन आप मान सकते हैं। और जुडिशियल सेफगार्ड्स इनडायरेक्टली स्ट्रेंथन, मतलब जुडिशियल रिव्यू को यहाँ पे अलाउ कर दिया आर्टिकल 356 का। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेफगार्ड था, इसके थ्रू SR बोमाई गाइडलाइंस हुई थी, ठीक है। तो ये जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने गाइडलाइंस इशू करी थी। अब मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356, मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट्स रूल हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर पॉलिटिकल मिसयूज, मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स वर डिसमिस्ड बाय रूलिंग पार्टीज एट द सेंटर फॉर पॉलिटिकल रीजंस। अभी मैंने यही चीज़ आपको बताई थी। स्पेशली ड्यूरिंग 1970s 80s आफ्टर द बोमाई जजमेंट मिसयूज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, ठीक है। अब हाउ मेनी टाइम्स हैज प्रेसिडेंट्स रूल्स बीन इम्पोज्ड? प्रेसिडेंट रूल हैज़ बीन इम्पोज मोर देन 100 times in India since independence. Some states where it was imposed multiple times, पंजाब, केरला, उत्तर प्रदेश भी है, ठीक है। तो 100 से ज़्यादा बार प्रेसिडेंट रूल जो है इंडिया में इम्पोज हो चुका है। SR बोमाई गाइडलाइंस आई इसलिए थी कि अब से ये पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज़ ना हो सके, ठीक है। तो इसमें अब एक कंक्लूजन की तरह हम ये देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 is one of the most debated provisions of the Indian Constitution, although intended as a safeguard against constitutional breakdown in states. It was frequently misused for political purposes in the past. Landmark judgments like SR Bommai versus Union of India and constitutional safeguards introduced after the emergency era strengthen Indian federalism. फेडरलिज्म का मतलब होता है स्टेट और यूनियन की सरकारें अपनी अपनी पावर्स के हिसाब से काम कर रही हैं, ठीक है। एंड लिमिटेड आर्बिट्री यूज ऑफ आर्टिकल 356। तो ये जो है हमने पूरी डिटेल देख ली है प्रेसिडेंट रूल के हिसाब से। अब कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा तो आप आसानी इसको कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया। Financial emergency is an extraordinary constitutional provision that allows the union government to take control of the financial administration of the country when India's financial stability or credit is threatened. तो मैंने आपको बताया कि जब क्रेडिट जो होता है, मनी जो होता है, उसको थ्रेट हो जाए इंडिया की, तो ये लागू हो सकता है। It is one of the emergency provisions contained in Part 18th of the Indian Constitution. The provision is related to financial emergency is Article 360. Meaning of financial emergency. A financial emergency is declared when the financial stability of India or the financial credibility of India or any part of its territory is threatened. This provision empowers the central government to issue strict financial directions to states and reduce governmental expenditures. क्योंकि यहाँ पे जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या CM डिसमिस नहीं होते हैं, ना ही जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं
वो सस्पेंड या डिसॉल्व होती हैं, तो सेंटर जो है, गवर्नमेंट जो होती है स्टेट्स को उसको डायरेक्शंस देती हैं, ठीक है, खर्चे पे कि संभल के खर्चा करना है, और वो डायरेक्शन जो है उनको माननी पड़ती है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हमने देखा आर्टिकल 360 में है। इसमें आर्टिकल 360 डील्स एंटायरली विद फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये क्या बोलता है? इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, अगेन प्रेसिडेंट की पर्सनल सेटिस्फैक्शन है, नो, किसकी है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और पीएम की एड एंड एडवाइस है, ठीक है। ये बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चंस बनेंगे इसमें से, ठीक है। प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट इज थ्रेटेंड, द प्रेसिडेंट में प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी। Grounds for declaration: the Constitution does not clearly define specific situations, but financial emergency may be declared in circumstances such as, first, severe economic crisis, ठीक है, मैसिव इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाए, एक्सट्रीम फिस्कल डेफिसिट हो जाए, फाइनेंशियल इंसॉल्वेंसी हो जाए, ठीक है, देश की जो इकोनॉमी है बहुत नीचे चली जाए। जैसे 1991 में जो है वो जब ग्लोबलाइजेशन का दौर आया था, तो वो आया इसलिए था क्योंकि जो हमारे फॉरेन करेंसी के जो डिपॉजिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा खाली हो गए थे, ठीक है। ऐसा होना नहीं चाहिए, और इस वजह से ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन जो है, जीएलपी रिफॉर्म्स आए थे उसमें, और जब 1991 में ये सब सिचुएशन हुई थी और हमें लोन लेना पड़ गया था आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से, और उसी शर्त पे लोन दिया गया था कि इंडियन जो मार्केट है अब अपनी इकोनॉमी जो है वो ग्लोबलाइज करेगा, डैट इज़ बाहर वाली कंपनीज़ के लिए भी वो जो है अपनी मार्केट खोलेगा इंडिया, तभी लोन दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन, उस सिचुएशन में भी हमें फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लागू करी थी, तो ऐसी सिचुएशन दोबारा ना हो तो जीएलपी रिफॉर्म्स जो है इंडिया को इम्पोज करने पड़े थे, ठीक है। दूसरा क्या हो जाए? कोलैप्स ऑफ क्रेडिट सिस्टम, इनेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू रिपे डेब्ट्स। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट ज़्यादा डेट ले लेती है, ठीक है, वो नहीं रिपे कर पा रही है। लॉस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस, बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम फेलियर हो जाए, कोलैप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग नेटवर्क। तो ये कुछ प्रोविजंस है जिसके अंडर हम फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं। कौन डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसकी एडवाइस पे? द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अगेन यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब की खुद की पर्सनल सेटिस्फेक्शन नहीं है, ठीक है, ये बार बार आ रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर क्या है डिक्लेरेशन का? द प्रेसिडेंट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट इज थ्रेटन्ड। प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन इशू करते हैं अंडर आर्टिकल 360। थर्ड जो स्टेप है वो पार्लियामेंट्री अप्रूवल का है। द पार्लियामेंट अप्रूव्स द प्रोक्लेमेशन। द प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय लोकसभा सेपरेट, राज्यसभा सेपरेट विद इन 2 months। ये भी सेम एज प्रेसिडेंट रूल है, बाय सिंपल मेजोरिटी। यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी डेट इज आर्टिकल 352 की तरह सिर्फ 1 महीने में विद स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। प्रेसिडेंट रूल की तरह यहाँ भी 2 महीने में पार्लियामेंट अप्रूव कर सकता है सेपरेटली, लोकसभा राज्यसभा, और वो भी कैसे? सिंपल मेजॉरिटी से, ठीक है, दैट इज मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ड्यूरेशन क्या हो सकता है? वंस अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट, फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यूज इंडेफिनेटली अंटिल रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अनलाइक प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, देयर इज नो मैक्सिमम टाइम लिमिट, 3 years की टाइम लिमिट वहाँ थी प्रेसिडेंट रूल में, यहाँ नहीं है। अनलाइक नेशनल इमरजेंसी, नो पीरियोडिक पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 months इज रिक्वायर्ड, ठीक है। एक बार पार्लियामेंट ने अप्रूव किया, इनडेफिनेट टाइम के लिए लगी, जब तक प्रेसिडेंट रिवोक करने का जो है वो ऑर्डर पास नहीं करते। रिवोकेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, द प्रेसिडेंट मे रिवोक फाइनेंशियल इमरजेंसी एट एनी टाइम थ्रू अनदर प्रोक्लेमेशन, नो पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर रिवोकेशन। जैसे वहाँ पे देखा था आपने कि नेशनल इमरजेंसी में 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने एक प्रोविज़न जो है उसमें इम्पोज किया था
कि अगर लोकसभा में 1/10 मेंबर जो है रेजोल्यूशन लेकर आए नेशनल इमरजेंसी को रिवोक करने का, और वो रेजोल्यूशन सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, तो नेशनल इमरजेंसी सीजेस टू एग्जिस्ट। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट सिर्फ एक रिवोकेशन से ही इसको रिवोक कर सकते हैं, ठीक है। अब इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी गिव्स वेरी वाइड फाइनेंशियल पावर्स टू द यूनियन गवर्नमेंट। इफेक्ट ऑन स्टेट्स, द सेंटर कैन इशू फाइनेंशियल डायरेक्शन टू स्टेट्स, मैंने आपको भी बताया क्या क्या डायरेक्शन हो सकते हैं। रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रिजर्व मनी बिल्स फॉर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी का। इसमें ये होता है कि जो मनी बिल्स या फाइनेंशियल बिल्स होते हैं स्टेट के, वो गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट की रिकंसिडरेशन के लिए रिजर्व रख सकते हैं, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि मनी बिल्स या फाइनेंस बिल्स रिजर्व करे जा सकते हैं फॉर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन बाय द गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। फॉलो फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स फिक्स बाय द यूनियन गवर्नमेंट, भाई ज़्यादा खर्चे ना करो, मैंने आपको भी बताया, एग्जाम्पल भी दिया था। दिस सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस सेंट्रल कंट्रोल ओवर द स्टेट फाइनेंसेस। रिडक्शन ऑफ सैलरीज, मैंने आपको बता ही दिया है कि द प्रेसिडेंट में डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। ऑलमोस्ट सभी की सैलरीज कम हो सकती है यहाँ पे। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजेस एंड हाई कोर्ट ऑफ इंडिया जजेस। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स अंडर द फाइनेंशियल इमरजेंसी के जुडिशरी को। बाकी दोनों इमरजेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ रहा है। कंट्रोल ओवर मनी बिल्स, मैंने आपको अभी बताया कि द प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट स्टेट्स टू रिजर्व मनी बिल्स अदर फाइनेंशियल बिल्स फॉर प्रेसिडेंशियल कंसिडरेशन आफ्टर पैसेज बाय स्टेट लेजिस्लेचर, जो कि गवर्नर रिजर्व कर सकते हैं उन बिल्स को। अब इसमें इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, द यूनियन गवर्नमेंट कैन कंट्रोल स्टेट बजटिंग, लिमिट एक्सपेंडिचर, रेगुलेट पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फंडामेंटल राइट्स पर इफेक्ट पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी डज नॉट ऑटोमेटिकली सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स। जुडिशरी पर इफेक्ट पड़ेगा? जुडिशरी continues functioning normally, but salaries and allowances of judges can be reduced. This includes judges of Supreme Court and High Courts. Has financial emergency ever been declared in India? नहीं, 0 times declare हुई है। Financial emergency has never been imposed in India till date. Financial emergency under Article 360 is one of the most powerful yet unused provisions of the Indian Constitution. क्यों? क्योंकि कभी भी ये यहाँ पे इम्पोज नहीं की गई है। इट वॉज डिजाइन्ड एज अ सेफगार्ड अगेंस्ट सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस। थ्रेटनिंग द नेशंस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ऑल्दो इट ग्रांट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइनेंशियल पावर्स टू द यूनियन गवर्नमेंट, कंसर्न्स रिगार्डिंग फेडरलिज्म, जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस हैव प्रिवेंटेड इट्स यूज सो फार। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म, ठीक है। आई होप मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में तीनों इमरजेंसी के प्रोविज़न जो हैं वो कवर किए हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई सा भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, आप इन्हें अच्छे से देखिएगा। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।